Good morning, students. Myself, Manoj Kumar Sharma. I'm your chemistry mentor. I welcome you all in today's Har Ghar Pathshala program, beta. Today we'll solve the second terminal assessment, which was recently conducted on December 8th. Students, ये सेकेंड टर्मिनल असेसमेंट आपके फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टोटली आपका जो बोर्ड पैटर्न है बेटा, दैट वाज फॉलोड इन दिस असेसमेंट. इन दिस असेसमेंट 28 क्वेश्चंस वर आस्क्ड विद इंटरनल चॉइसेस बेटा, और एग्जामिनर ने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस सेट किए थे बेटा, विच आर ऑफन आस्क्ड इन फाइनल एग्जाम्स. सो टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस सेकेंड टर्मिनल असेसमेंट. होप यू विल ऑल इंजॉय. सो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप पहले इस वीडियो को देखें प्रॉपरली और उसके बाद इस असेसमेंट को एक बार फिर से सॉल्व करें. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल इज. फ्रेंड्स, इसका आंसर जो रहेगा दैट इज 52.4%. सो इन केस ऑफ योर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, वॉल्यूम ऑक्युपाइड जो है एटम्स का बेटा बाय द एटम्स दैट इज ऑफ 52.4%. और इस तरह का एक क्वेश्चन बेटा फाइनल एग्जाम में आता ही है. तो बाकी जो 74% है दैट इज ऑफ योर HCP एंड CCP, और जो आपका 68% है बेटा दैट इज ऑफ योर BCC. सो इनको लर्न कर लें बेटा तीनों को, और इस तरह का एक क्वेश्चन आता ही है फाइनल एग्जाम में. सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका बेटा दैट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE is arbitrarily fixed as 0 बेटा. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहता है वो क्या रहता है आपका 0. तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका 0 बेटा. ब्लड may be purified by, that is very simple question बेटा, by dialysis. It's by dialysis. Now next question, which of the following 0.1 molar aqueous solution is likely to have highest boiling point? ये जो क्वेश्चन है बेटा दैट इज फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. दिस इज वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड यू नो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बेटा, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर. सो बेटा यहां जो आपका सोडियम सल्फेट है दैट अपॉन आयनाइजेशन इज गिविंग यू द 3 moles of ions, that is 2 moles of sodium ion and 1 mole of your sulfate ions. So just like see beta, Na2SO4 is going to give Na positive ion 2 moles and 1 mole of your sulfate ions. So that is going to give you the total ions 3 moles. और KCl जो है बेटा upon ionization is giving you K positive and Cl negative. टोटल हो गए 2 moles, यहाँ 3 moles, और ये नॉन पोलर है बेटा, दे विल नॉट आयनाइज. सो बेटा नंबर ऑफ आयंस सबसे ज्यादा किस में बेटा, सोडियम सल्फेट में. सो बेटा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा आपका दैट इज विल बी इन केस ऑफ योर सोडियम सल्फेट. तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका सोडियम सल्फेट. सो इस आंसर इज सोडियम सल्फेट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर दैट बेटा इंक्रीजेस. सेमीकंडक्टर के केस में आपकी कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज करती है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जबकि मेटल के केस में ये डिक्रीज करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16th ऑफ पीरियोडिक टेबल दे आर कॉल्ड योर चैल्कोजेंस बेटा. इसका आंसर क्या रहेगा बेटा आपका, दैट विल बी योर चैल्कोजेंस, मीन्स ओर प्रोड्यूसर्स. और ये 16 ग्रुप एलिमेंट्स कौन से बेटा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैल्ट्रियम, पोलोनियम.
So these are your ore producers because most of the ores, they are your either oxides or sulfides. That's why they are said to be your chalcogens. इसका आंसर chalcogens बेटा 16th ग्रुप और 17th ग्रुप एलिमेंट्स दे आर हैलोजेंस और निकोजेंस जो हैं आपके these are your 15th group elements. Then next question is the number of unpaired electrons in nickel 2 positive is. इसका आंसर जो रहेगा बेटा आपका बी रहेगा, दैट इज 2. हाउ इट इज 2 बेटा? निकल का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 28. क्लियर? एंड जो आपकी इसकी बैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज, और जो आपकी बैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी दैट इज 4s2 3d8. सो बेटा अब नाउ निकल इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ओवर हियर. तो 2 इलेक्ट्रॉन जो ये लूज करेगा वो कहां से लूज करेगा? इस 4s से. तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 3d8. तो d ऑर्बिटल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो दीज आर हियर. सो 2 2 4 2 6 एंड 1 1 7 8 बेटा. एंड हियर दीज आर द 2 इलेक्ट्रॉन्स विच आर अनपेयर्ड हियर. So this is the question asked over here. The number of unpaired electrons in nickel 2 positive is 2. Hope students this is clear. Now next question is the reaction between the alkyl halide and sodium metal is. This is Wood's reaction or Bird's reaction, whatever you pronounce बेटा. So इसका आंसर जो रहेगा C रहेगा बेटा, जिसमें आपके alkyl halides react करते हैं बेटा सोडियम मेटल के साथ in dry ether बेटा and gives you the alkanes. So here this is there. Rx plus sodium beta plus Rx is giving you RR, that is your alkane, and sodium halide is getting formed over here as a byproduct. Now beta next question is which of the following has highest negative value of electron gain enthalpy? Its answer is chlorine beta. So chlorine is its answer beta. Next question is the value of K for a reaction is 3.36 into 10⁻24 second inverse. The order of reaction is. बेटा इस तरह के जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं उसमें क्या देखना है? सिर्फ ये, you have to go to the unit. So here per second, and per second is the unit of first order reaction beta. So its answer is 1. So this is a first order reaction. Hope students this is clear. और इस तरह के क्वेश्चन बेटा जो आपका 10th क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है. समटाइम्स बेटा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो आपका ये रेट कांस्टेंट है इसके यूनिट क्या है फॉर द डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन. दैट फाइंड द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर ऑफ first order, second order, like that. Now since next question is SF6 is known but OF6 is not. Why? इस तरह के क्वेश्चन भी बेटा काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं. और इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए हमने सेंट्रल एटम का ऑक्टेट देखना है. सो ऑक्टेट बेस्ड ही आपके ये आंसर रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस के बेटा. जैसे SF6 इज नोन. क्यों नोन? बिकॉज सल्फर जो है दैट कैन एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट बेटा, जबकि आपका ऑक्सीजन जो है दैट कैन नॉट एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट बेटा. तभी ये आपका OF6 नहीं बना सकता. इज दैट क्लियर? सो SF6 इज नोन बिकॉज सल्फर कैन एक्सपेंड द ऑक्टेट वेयर एज ऑक्सीजन कैन नॉट एक्सपेंड ऑक्टेट, हेंस कैन नॉट फॉर्म OF6. होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर. नाउ बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और का, व्हाई इज ग्लास कंसिडर्ड अ सुपर कोल्ड लिक्विड? बेटा काफी पुरानी बिल्डिंग्स आपने देखी होगी जिसमें आपने पाया होगा कि आपका जो ग्लास है उस बिल्डिंग में लगा हुआ नीचे से थिक होता है, ऊपर से थिन रहता है. एंड जो ग्लास रहता है बेटा दैट इज अमॉर्फस सॉलिड, और इसकी विस्कोसिटी क्या रहती है? बहुत ही ज्यादा रहती है, और ये मोर और लेस आपका एक लिक्विड की तरह बिहेव करता है और ग्रेजुअली फ्लो करता है टुवर्ड्स द बॉटम बेटा. दैट्स व्हाई इट बिकम्स समवॉट थिकर एट द बॉटम. सो बेटा जो इसका आंसर लिखेंगे आप तो ग्लास जो है दैट इज कंसिडर्ड एज अ सुपर कोल्ड लिक्विड बिकॉज ग्लास इज अमॉर्फस सॉलिड ऑफ वेरी हाई विस्कोसिटी एंड बिहेव्स एज more or less as liquids. The glass flows down very slowly, hence
bottom becomes slightly thicker. Now since next question is state Raoult's law for a solution containing non-volatile solute dissolved in volatile solvent. बेटा सबसे पहले बेटा Raoult's law क्या है? बेटा Raoult's law states that vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of the solvent. Let's say beta, if A is the solvent and B is the non-volatile solute in the solution, so PA is directly proportional to XA, whereas PA is equal to PA not XA, and that PA not here is the proportionality constant beta, that is the vapor pressure of the प्योर सॉल्वेंट. सो जो आपका टोटल वेपर प्रेशर रहेगा सॉल्यूशन का वो कितना रहेगा बेटा? पी ए नॉट एक्स ए. क्यों? बिकॉज जो आपका सॉल्यूट है दैट इज नॉन वोलेटाइल एंड दैट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द वेपर प्रेशर. सो बेटा सबसे पहले इसमें जो टर्म्स देखने वाली है बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स क्या होते हैं? विच हैव वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, दे आर सेड टू बी नॉन वोलेटाइल. और जो वोलेटाइल होते हैं बेटा उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम रहता है. सो नॉन वोलेटाइल है, दे विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द गैसियस स्टेट बेटा, या वेपर स्टेट में नहीं जाएगा. इज दैट क्लियर? और राउल्ट्स लॉ, ऑलवेज रिमेंबर राउल्ट्स लॉ में जो भी रहता है आपका वेपर प्रेशर जो रहता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. इज दैट क्लियर? लेकिन वो तभी होगा जब आपका वो गैसियस स्टेट में जाएगा. सो नॉन वोलेटाइल जो दे विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द वेपर्स बेटा. दैट्स व्हाई वेपर प्रेशर जो है इस केस में, इन केस ऑफ योर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स, जब हम डिसॉल्व करेंगे बेटा वोलेटाइल सॉल्वेंट्स में, तो जो वेपर प्रेशर है दैट विल डिपेंड अपॉन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट ओनली. दैट्स व्हाई वेपर प्रेशर जो है एक सॉल्यूशन का दैट इज इक्वल टू, और यू कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट ओनली. इज दैट क्लियर? सो पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, दैट इज अ पी टोटल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ योर vapor pressure of the pure solvent and its mole fraction. Hope students this is clear. So now next question is, why is it not possible to measure the single electrode potential? बेटा जैसे कि आपको पता है electrochemical cell consists of your two half cells. Is that clear? और उनमें से कोई भी half cell जो है that does not work independently. सो बेटा इसका जब आंसर लिखेंगे आप तो यू कैन राइट, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड और हाफ सेल, बिकॉज एन इलेक्ट्रोड और हाफ सेल इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन वर्क ओनली इन कॉम्बिनेशन विद द अदर हाफ सेल एंड डज नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली. तो सिंपल आंसर इज देयर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस? This is very important question beta, often asked in your exams. Is that clear? So EMF you must know beta, that is electromotive force, and it is the potential difference between the two electrodes when no current is flowing in the circuit. जब कोई भी करंट सर्किट में फ्लो नहीं कर रहा है तो जो भी उस टाइम पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा वही आपका क्या कहलाएगा? आपका EMF. जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जब कोई करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में तो जो भी आपका डिफरेंस है in the electrode potentials beta, that is your potential difference. So it is the difference of the electrode potential of the two electrodes when current is flowing in the circuit. और बेटा जब ये करंट फ्लो कर रहा है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यही डिफरेंस. इज दैट क्लियर? इट मींस इट इज लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल. जबकि यहां क्या है, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो बेटा इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल. सो दीज आर द डिफरेंसेस between the EMF and potential difference. So beta next question is, explain the following. First is F center. Beta F center, this question is often asked beta, very important question is there. So F center is nothing beta, but it is the trapping of electrons in the anionic site and is responsible for the color of the crystal. Simply you just write this one line, you will get the marks beta. So F center is the trapping of the electron in the anionic sites, and this electrons trapped in the anionic site is responsible for the
color of the crystal. Next question is threshold energy बेटा. Threshold energy बेटा ये वो एनर्जी है which the molecules must possess when they are undergoing the reaction बेटा just to give the product. मीन्स ये एनर्जी अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास होगी तभी वो प्रोडक्ट देंगे, अदरवाइज प्रोडक्ट विल नॉट बी फॉर्म्ड, मीन्स रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस. सो थ्रेशोल्ड एनर्जी इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज एसेंशियल फॉर द रिएक्शन टू गिव द प्रोडक्ट्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट. बेटा ये क्वेश्चन हमेशा आता ही है बेटा, शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट क्या रहता है. ना बेटा here is the difference between Schottky defect and Frenkel defect. Beta, if you see this one, this is the arrangement of cations and anions. Here anion is missing and here cation is missing. So cation and anion, they are missing in equal number. So this is resulting into your this defect beta, that is Schottky defect. So beta, Schottky defect is produced because of the missing of atoms or ions from their normal sites. Whereas Frenkel defect जो बेटा अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, this anion is डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन बेटा. जो भी आपका स्पेस है बिटवीन दीज आइंस बेटा, ठीक है, दैट इज सेड टू बी वॉइड और यू कैन से इंटरस्टिशियल स्पेस. तो मीन्स यहां से ये अनाइन यहां से डिस्प्लेस कर गया बेटा और इसने इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया यहां. उसी तरह केटाइन ने भी आपका इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया बेटा. सो बेटा ये क्या है आपका, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड योर फ्रैंकल डिफेक्ट. सो बेटा इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सम atoms or ions leave their normal sites and occupy the interstitial sites. So that will give you this Frenkel defect. तो एक आपका डिफरेंस ये हो गया बेटा. अब मान लिया अगर यहां आपके क्या है, these ions are missing from here, तो मीन्स ये क्या करेगा, डेंसिटी जो है that will be lowered over here. तो ये जो डिफेक्ट है बेटा, शॉर्टकी डिफेक्ट जो है, दिस डिफेक्ट लोअर्स द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल. जबकि यहां क्या है, डेंसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मॉलिक्यूल क्रिस्टल में ही है बेटा. जो आपके आयंस हैं दे आर इन द क्रिस्टल्स इटसेल्फ. सो दिस डिफेक्ट डज नॉट अफेक्ट द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल बेटा. और क्या है बेटा, ये जो आपका शॉर्टकी डिफेक्ट है, इट इज जनरली एग्जिबिटेड बाय द आयनिक सॉलिड्स बेटा, ठीक है, जिनका क्या है, जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका क्या है, हाई है, एंड केटाइंस एंड अनाइंस हैव द सेम साइज. और जिसके एग्जांपल्स क्या रहेंगे बेटा आपके, सीजियम क्लोराइड इज देयर एंड सोडियम क्लोराइड इज देयर. जबकि इन केस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट जो है बेटा, इट इज जनरली एग्जिबिटेड बाय द आयनिक सॉलिड्स एंड हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर. इसमें बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर हाई रहता है, इसमें आपका लो रहता है. और जो आपके अनाइंस हैं उनका साइज यहां लार्ज रहेगा, जबकि यहां केटाइंस और अनाइंस का साइज क्या है, कंपेरेबल है बेटा. और यहां अनाइंस का साइज लार्ज है एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर केटाइंस. दो एग्जांपल्स के क्या हैं, जिंक सल्फाइड एंड सिल्वर क्लोराइड. तो यू हैव टू रिमेंबर द examples even. So zinc sulfide and AgCl is the example of your Frenkel defect, or cesium chloride and sodium chloride, they are examples of Schottky defect. Now next question is, state the Henry's law. So beta, Henry's law is very simple and is often asked in your exam. Henry's law states that mass of the gas dissolved per unit volume of the solvent is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the solution at constant temperature. Means जो आपका मास है बेटा, कितना गैस का डिसॉल्व किया किसी भी सॉल्वेंट में, वो डिपेंड करेगा आपका किसके ऊपर, प्रेशर ऑफ द गैस के ऊपर. दैट इज हेनरीज लॉ. सो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस ऑन द सरफेस ऑफ द सॉल्वेंट बेटा. सो m इज इक्वल टू Kp, वेयर K इज योर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको हम दूसरी तरह से भी स्टेट कर सकते हैं बेटा. Henry's law states that the solubility of a gas in the liquid at a particular temperature is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the solution. Next question is, why common salt is used to clear the snow? You know बेटा, जो common salt है बेटा, that is used to clear the snow in the winters. So हम क्या करते हैं बेटा, जो आपका कॉमन सॉल्ट है उसको स्प्रिंकल कर देते हैं रोड पे, ताकि जो आपका पानी है उसमें जमे ना. एक्चुअली कॉमन सॉल्ट करता क्या है, दैट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, और जिसकी वजह से आपका जो वाटर है दैट डज नॉट फ्रीज
टू फॉर्म द आइस. सो आंसर आप कैसे लिखेंगे बेटा? द कॉमन सॉल्ट इज यूज टू क्लियर द स्नो बिकॉज द कॉमन सॉल्ट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, so the water does not freeze to form the ice. Now next question is, why molarity is preferred over molarity? This is very simple बेटा. molality और molarity अगर आपको पता है, molarity जो that depends upon the volume बेटा, और मोलैलिटी जो दैट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द सॉल्वेंट. इज दैट क्लियर? और वॉल्यूम आपको पता टेम्परेचर के साथ चेंज करता है. थ्रू आउट डे आपका जो टेम्परेचर इंक्रीज चेंज करता रहता है बेटा. इज दैट क्लियर? सुबह कुछ और होता है, दिन में कुछ और होगा, शाम को कुछ और होगा. तो इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल चेंज. अगर वॉल्यूम चेंज करेगा तो आपका मोलैलिटी भी चेंज होगी. जबकि मोलैलिटी जो है दैट इज नथिंग बट दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व्ड per 1000 gram of the solvent beta. That is of molality. It means it is independent of the volume. So that's why it is not going to change with the temperature beta. So molality is preferred over the molarity. Let's see how to write this answer beta. Molarity is preferred over molarity because molarity changes with the temperature because of change in volume of the solution, due to the expansion or contraction of the liquid with temperature. But molality does not change because molality depends upon the mass of the solvent and mass of the solvent does not change with temperature. So it's simple. Now next question is, write a short note on Hardy and Skulls rule. Students, Hardy-Skulls rule states that greater the valency of the active ion or flocculating ion, greater will be its coagulating power. Students, according to Hardy-Skulls rule, the ions carrying the charge opposite to that of the soul particles are effective in causing the coagulation. Second, coagulating power जो है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, that is directly proportional to the fourth power of the valency of the active ion. So beta, greater is the valency of the oppositely charged ions of the electrolyte being added, greater will be the coagulation या faster will be the coagulation. Next is B part जो है इसका बेटा, that is Tyndall effect. Tyndall effect बेटा, बेटा सिनेमा हॉल्स में आप गए हैं, वहां देखा होगा आपने कि आपका जो पैसेज है लाइट का दैट इज विजिबल इन द डार्क, और वो किस वजह से रहता है बेटा? दैट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, ड्यू टू स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन द दैट हॉल बेटा. सो बेटा टिंडल इफेक्ट जो है दैट इज नथिंग बट इट इज द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट by the colloidal particles, as a result of which the path of the beam becomes visible. That is very simple. और वो जो path of the beam जो है visible वो किसकी वजह से हो रहा है बेटा? Scattering of light की वजह से. और वो कौन कर रहे हैं? ये colloidal particles, because they have sufficient large size to scatter the light. और ये जो Tyndall effect है बेटा, ये कंफर्म करता है बेटा आपका in heterogeneous nature of the colloidal solution. So ये कंफर्म कर रहा है आपका कि आपका जो colloidal solution है that is heterogeneous in nature. Means they are having dispersed phase and dispersion medium बेटा. और Tyndall effect को हम तभी ऑब्जर्व कर सकते हैं जब क्या है आपका जो डायमीटर है आपका किसका? डायमीटर ऑफ द dispersed phase particles that is not much smaller than the wavelength of the light used. मतलब वो ज्यादा बहुत छोटे ना हो as compared to that of the wavelength of the light which is used over there. And the second जो है बेटा आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं आपके डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के, they should not differ largely in the magnitude. So next question is, what is the difference between the lyophilic and lyophobic colloids? बेटा
Lyophilic colloid. Philic means to love. When there is a strong interaction between the dispersed phase and dispersion medium, तो आपके क्या होंगे? Lyophilic colloids will be formed. और lyophobic means when there is a heterogeneous between the dispersed phase and dispersion medium, then your lyophobic colloids will be formed. So बेटा अगर हम डिफरेंस की बात करें तो लायोफिलिक कोलाइड जब आपकी क्या है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है दोनों के बीच में, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम में जब आपकी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है तो दे विल बी इजिली फॉर्म्ड बेटा बाय डायरेक्ट मिक्सिंग. लेकिन लायोफोबिक में क्या है, दे कैन नॉट बी इजिली फॉर्म्ड बेटा, दे कैन बी फॉर्म्ड बाय द स्पेशल मेथड्स ओनली. क्यों? बिकॉज देयर इज अ हेटेरोनेस बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम बेटा. और बेटा जो आपके लायोफिलिक कोलाइड्स हैं दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, जबकि ये क्या है आपके इरिवर्सिबल इन नेचर हैं लायोफोबिक कोलाइड्स. और जो आपके लायोफिलिक कोलाइड्स जब बनते हैं दे आर स्टेबल बेटा, जबकि लायोफोबिक कोलाइड्स क्या रहते हैं, दे आर यो अनस्टेबल. और ये इनको क्या चाहिए, जस्ट टू मेक देम स्टेबल वी नीड सम स्टेबलाइजर्स. नाउ नेक्स्ट जो आपका डिफरेंस रहेगा बेटा इनका लायोफिलिक कोलाइड्स में, जब हम क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जब ऐड करेंगे दे विल कॉज द प्रेसिपिटेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन बेटा. जबकि लायोफोबिक कोलाइड्स में व्हेन विल ऐड द स्मॉल अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बेटा, उनका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा. और जस्ट प्रेसिपिटेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स just to coagulate this lyophobic colloid beta. So the addition of the small amount of the electrolyte has less effect. Larger quantity of the electrolytes are required to cause the coagulation. Lyophilic में बेटा जो आपके particles हैं they do not carry any charge और the particles may migrate in any direction बेटा. जबकि जो आपके lyophobic colloids हैं उनके जो particles हैं they carry some charge and they move in specific direction. Depending upon the charge, they will move either to the anode or to the cathode. और जो नेक्स्ट डिफरेंस रहेगा बेटा, जो आपके पार्टिकल्स हैं लायोफिलिक कोलाइड्स के, दे आर हैवीली हाइड्रेटेड. क्यों? क्योंकि आपके लायोफिलिक में क्या है, देयर इज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर द वाटर मॉलिक्यूल्स और यू कैन से सॉल्वेंट. तो मींस दे आर हाइड्रेटेड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फॉर द सॉल्वेंट विच इज द डिस्पर्शन मीडियम. जबकि लायोफोबिक में क्या है बेटा, जो आपके पार्टिकल्स हैं कोलाइड्स के, दे आर नॉट हाइड्रेटेड ड्यू टू द हेटरनेस ऑफ द ड्यू टू द हेटरनेस फॉर द सॉल्वेंट. यू कैन से देयर इज हेटरनेस बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम. लायोफिलिक कोलाइड्स की जो आपकी बेटा विस्कोसिटी है और सरफेस टेंशंस हैं सोल्स की उनकी, दैट इज मच हायर देन द डिस्पर्शन मीडियम. Viscosity and surface tension of the soles are much higher than that of the dispersion medium. जबकि in case of lyophobic colloids बेटा, जो आपकी viscosity और surface tension of the soles that is nearly same as that of the dispersion medium. बेटा जो lyophilic colloids है they do not show Tyndall effect, जबकि आपके lyophobic colloids हैं they show Tyndall effect. So these were the differences between the lyophilic and lyophobic colloids. Now next question is discuss the shapes of xenon oxidifluoride and that of xenon hexafluoride. So बेटा इस तरह के क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसका जो आपका xenon oxidifluoride का जो शेप है बेटा, ज्योमेट्री है दैट इज टी शेप्ड. इसमें सिंपल बेटा just see this is Xe over here that is having your xenon is having your 8 electrons in its valence shell और फ्लोरीन क्या आपको पता है 7 है. just to complete its octet it needs 1 electron, so that will be shared of this xenon बेटा. सेकेंड फ्लोरीन इज देयर तो इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये शेयर करेंगे 1 ऑक्सीजन को 2 चाहिए तो ऑक्सीजन विल शेयर योर 2 इलेक्ट्रॉन्स लाइक दैट. तो ऑक्टेट ऑक्सीजन का कंप्लीट हो गया, फ्लोरीन का कंप्लीट हो गया, इसका कंप्लीट हो गया. नाउ वी हैव 1 2 3 4 5 मींस 3 सिग्मा बॉन्ड्स वी हैव और 2 लोन पेयर्स वी हैव, 2 लोन पेयर्स. तो ये टोटल हो गए बेटा आपके कितने 5. इज दैट क्लियर?
सो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी sp3d तो sp3d है तो इट मस्ट हैव ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? लेकिन बेटा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज लोन पेयर्स this xenon oxydiphloid will not have regular trigonal bipyramidal structure but it will have your T-shaped structure. So जो यहाँ आपका शो कर रखा है। Hope students this is clear. So यहाँ xenon तो ऑक्शन एक प्लेन में बेटा, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, तो फ्लोरीन जो है दैट इज अबव द प्लेन एंड दिस फ्लोरीन इज बिलो द प्लेन। इज दैट क्लियर? सो इट इज हैविंग योर T-shaped structure. Hope students this is clear. नाउ जिनॉन हेक्साफ्लोराइड उसी तरह बेटा, उसी तरह आप देखें यहां जिनॉन इज देयर 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 1 फ्लोरीन, सेकंड फ्लोरीन, थर्ड फ्लोरीन, फिफ्थ फ्लोरीन, सिक्स फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 एंड देन 6 तो 6 सिग्मा बॉन्ड्स आर गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर whereas 1 lone pair is there. टोटल हो गए 7, टोटल हो गए 7 बेटा. Always remember beta, just to determine the hybridization of the central atom we have to count the number of lone pair and sigma bonds. तो they are 7 तो इसको sp3 4 हो गए, बचे 3 तो d3. तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए बेटा इसका, बट ये लोन पेयर होने की वजह से इट इज हैविंग अ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर. सो ये 4 एक प्लेन में, ये भी आपका बेटा एक प्लेन में है लोन पेयर. सो दिस इज fluorine is, one fluorine is above the plane and other fluorine is below the plane, and it is having a distorted octahedral geometry. Hope students this is clear. So this is about the shapes of the xenon oxydifluoride and that of your xenon hexafluoride. Now beta, haloarenes are less reactive than the haloalkanes. ये बेटा काफी बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन 2 नंबर का है तो इसको मैंने सिंपल सा किया है बेटा. haloarenes always remember बेटा they are your less reactive as compared to haloalkanes. और ये लो रिएक्टिविटी जो है haloarenes की किसकी वजह से बेटा? दैट इज ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट. आपका haloarenes में बेटा रेजोनेंस इफेक्ट है, जबकि haloalkanes में कोई रेजोनेंस नहीं है. सेकेंड बेटा, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स है कार्बन एटम्स की haloarenes और haloalkanes में. अगर आप यहां देखें haloarene, let's say this is some benzene is there beta, so this is chlorine and this is CH3Cl. यहां कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जबकि यहां बेटा कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. सो डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स आर देयर ऑफ द कार्बन एटम्स. तो अब यहां क्या है बेटा, sp2 में s करेक्टर ज्यादा है. इज दैट क्लियर? s करेक्टर ज्यादा होने की वजह से दिस बॉन्ड इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय दिस कार्बन बेटा. सो बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू शॉर्टन ओवर हियर. और आपका रेजोनेंस की वजह से भी कार्बन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी, क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, जबकि ऐसा कोई पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर यहां नहीं है. इज दैट क्लियर? सो दैट्स व्हाई haloarenes आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर haloalkanes. दूसरा बेटा, जो आपकी पोलैरिटी है CX बॉन्ड की इन haloarene एज कंपेयर टू haloalkanes इज लेस बेटा. अब यहां क्या है, जब आपका S करेक्टर यहां ज्यादा है तो इस कार्बन और इस क्लोरीन और इस कार्बन के बीच में जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो क्या हो गया, कम हो गया. जबकि यहां क्या है, एस करेक्टर बेटा कम है, तो इसमें क्या है बेटा, आपका जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है कार्बन और क्लोरीन के बीच में वो ज्यादा है. इज दैट क्लियर? दैट्स व्हाई इसमें ज्यादा पोलैरिटी है, इसमें कम पोलैरिटी है बेटा. सो देयर इज लेसर पोलैरिटी ऑफ द CX बॉन्ड इन haloarenes एज कंपेयर टू दैट ऑफ haloalkanes. सो वन इज दिस वन. सो बेटा ये जब इसकी डिसोसिएशन होती है तो ये क्या देगा, दिस विल गिव यू कार्बोकेटाइन बेटा, जबकि ये फिनाइल केटाइन देगा विच इज अनस्टेबल बेटा. सो इंस्टेबिलिटी ऑफ द फिनाइल केटाइन. तो बेटा ये फिनाइल केटाइन इज क्वाइट अनस्टेबल, दैट्स व्हाई इट इज नॉट फॉर्म्ड. इज दैट क्लियर? सो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स ड्यू टू विच आपके बेटा जो आपके haloarenes है दे आर योर लेस रिएक्टिव. सो सिंपल, दिस मच इज इनफ फॉर द 2 marks beta. So haloarenes are less reactive than the haloalkanes, and the low reactivity of the haloarene is due to resonance effect, different hybridization states of the carbon atoms, lesser polarity of the CX bond in haloarenes as compared to haloalkanes, and then the instability of the phenyl cations. Hope students this is clear. Now next is
half life period of the first order reaction is independent of the initial concentration of the reactants. Explain. बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यू मस्ट नो बेटा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है आपका फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाय दिस रिलेशन बेटा t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log of your r naught upon r. So t is the time interval beta, k is there, that is constant here, r naught is the initial concentration of the reactant and this of final concentration, that is of r. So beta half life you must know beta कि half life वो टाइम इंटरवल है जिसमें कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की कितनी हो जाती है बेटा, हाफ हो जाती है. तो हाफ लाइफ इज द टाइम इंटरवल इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ. सो बेटा अगर आर नॉट जो है इफ इट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन एट टी जीरो, सो बेटा आर जो है दैट विल बी योर आर नॉट बाई 2 व्हेन टाइम इज योर टी हाफ. क्योंकि टी हाफ क्या है, हाफ लाइफ नहीं हो, तो हाफ लाइफ क्या है, जिस टाइम इंटरवल में आपकी क्या हो रही कंसंट्रेशन जो है that is reduced to half. So here r is your r naught upon 2. So beta putting this r naught by 2, then this t will be your t half. So beta t half is equal to 2.303 upon k log of r naught upon 2 बेटा. So r naught cancel, 2 ऊपर चला गया बेटा, तो log 2 और log 2 की वैल्यू कितनी है आपकी, that is 0.3010 बेटा. This is the value of the log 2. So putting these values, so t half is equal to 0.693 upon k. So here this half life period जो है that is independent of the initial concentration of the reactant. So that is the answer over here. Hence the half life of first order reaction is independent of the initial concentration of the reactant. Hope students this is clear. Now next is integrated rate equation को हमने derive करना है बेटा of the first order reaction. ये question भी हमेशा पूछा जाता है बेटा एग्जाम में. So beta integrated rate equation for the first order reaction. So beta let's consider a first order reaction. R is giving you P beta. So rate of this reaction is given minus dr upon dt. Minus means concentration of this reactant is going to decrease. So rate is expressed like this, d minus dr upon dt beta is equal to kr. क्योंकि rate is directly proportional concentration of the reactant. So k is the proportionality constant over here, that is also said to be rate constant. So beta now separating the concentration variables beta, so minus dr upon r is equal to k dt. Now beta integrating on both sides, इस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट करना है बेटा, तो दैट इज माइनस dr upon r की इंटीग्रेशन बेटा इज इक्वल टू k dt की इंटीग्रेशन बेटा. सो integration of dr upon r that is equal to minus natural log of r is equal to kt. K is a constant beta, so t plus I that is integration constant. Clear? So at t0 बेटा इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा I की when t is 0, और t0 है तो r क्या है, r naught है, तो r is equal to r naught बेटा. Putting these values in this first इक्वेशन बेटा, सो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ योर आर नॉट इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस आई बेटा. आई क्या रहेगा आपका, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ योर आर नॉट. नाउ बेटा पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ आई ओवर हियर इन दिस इक्वेशन फर्स्ट वन बेटा, आई की वैल्यू हमने पुट किया, तो आई क्या था हमारा, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ योर आर नॉट. सो माइनस आर इज इक्वल टू के टी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ योर आर नॉट. सो के टी इज इक्वल टू, now I'm transposing this to this side beta, so kt will be equal to your natural log of your r naught, ये प्लस में हो गया बेटा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ योर r. सो kt is equal to natural log of your r naught upon r, then k is equal to 1 upon t natural log of your r naught upon r beta. So converting this natural log into log, then we have to multiply by this constant factor, that is a 2.303 beta. So k is equal to 2.303 upon t log natural log of log of r naught upon r beta. So this is the integrated rate equation for the first order reaction. Now next question is, give the IUPAC name of K4FeCN6. You know बेटा it's simple, वीडियो में मैंने काफी डिटेल में इसको डिस्कस किया है. दिस ऑफ पोटेशियम. So students, this positively charged ion is named first, so this is potassium. Then ligand, then 6 है बेटा हेक्सा, दिस साइनो या साइनाइडो, देन आयरन से फेरेट,
देन इस ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन बेटा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां कितनी है बेटा 2 है। सो पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। नाउ ड्रॉ एंड डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ दिस निकल टेट्रासाइनोनिकलेट 2 आयन। सो बेटा इस क्वेश्चन को भी काफी डिटेल में मैंने डिस्कस किया है बेटा वीडियो में बेटा, आपको यहां वीडियो मिल जाएगा मेरे ही चैनल पे। तो स्ट्रक्चर ऑफ दिस बेटा जो एटॉमिक नंबर है निकल का दैट इज 28, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 4s2 3d8 बेटा। तो निकल यहां जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है निकल की दैट इज +2 बेटा। सो +2 है तो इसके क्या रह गए आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स गए वो कहां से गए 4s2 से, तो इसको 3d8। नाउ these are the 3d orbitals, this is 4s and 4p, so 3d में 8 है, no electrons are in 4s and 4p बेटा। so बेटा now जब साइनाइड अप्रोच कर रहा है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्लियर। सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसकी क्या हो जाएगी पेयरिंग हो जाएगी। जब पेयरिंग होगी बेटा सो ओनली 1 d orbital is left vacant बेटा। so this d orbital and 1 s orbital and 2 p orbitals they will hybridize, they will intermix together to give you the dsp2 hybridization। so beta nickel 2 positive in this complex is dsp2 hybridized। और इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा जब आपकी हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा स्क्वायर प्लेनर। इज दैट क्लियर। सो दैट इज देयर निकल cn 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 दैट इज इन अ प्लेन बेटा, और इसका कंप्लेक्स का चार्ज क्या है 2 नेगेटिव। सो दिस इज देयर। सो दिस वे यू हैव टू, एक क्वेश्चन बेटा इस तरह का आता ही आता है फाइनल एग्जाम में। सो इसको प्रॉपरली करें बेटा। देन नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप बेटा। बेटा अगर सिंपल बात करूं जो आपके सोप्स हैं दे आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ द लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स बेटा, ठीक है। जो आपके लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं उनकी क्या है बेटा पोलर एंड है दैट इज CONA, इज दे क्लियर। और आपका जो नॉन पोलर एंड है दैट इज लॉन्ग चेन carbon chain is there of the some alkyl group, is they clear, or that can be C15H31 or C17H33 beta and C17H35। so this is long chain of your some long chain of your carbon atoms beta of some alkyl group। so for example beta sodium stearate that is composed of a long chain of alkyl group beta, और जो आपकी एल्काइल ग्रुप है उसको हम क्या लेंगे एज अ टेल लेंगे, और जो आपका पोलर पार्ट है दैट इज कार्बोक्सिलेट आयन बेटा, इज दैट क्लियर, एंड सोडियम आयन दैट इज हेड ओवर हियर। सो ये आपको इसी से क्लियर हो जाएगा बेटा CH3 CH2 15 एंड CH2 दिस इज हैविंग योर 17 कार्बन एटम्स आर देयर इन दिस एल्काइल ग्रुप बेटा। सो दैट इज योर टेल ओवर हियर, दिस योर पोलर एंड ओवर हियर कार्बोक्सिलेट आयन O negative and Na positive, this is head beta, this is a hydrophilic end, is that hydrophilic end means water loving, or this is hydrophobic means water hated, is that clear। so इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा दिस टेल एंड दिस हेड, दिस हेड दैट इज पोलर एंड दिस नॉन पोलर एंड दैट इज योर टेल, इज दैट क्लियर। सो एंड दिस टेल जो है आपकी बेटा दैट इज नॉन पोलर इन नेचर, ठीक है, which is soluble in the organic solvents and oil, जबकि आपका जो हेड है बेटा दैट इज ऑफ पोलर इन नेचर एंड इज वाटर सॉल्युबल, इज दैट क्लियर। सो बेटा जब आपका क्या है व्हेन यू विल जो आपका क्लोथ है जिससे आपने डर्ट को आपने क्या करना है रिमूव करना है, जब हम इसको डिप करें एक्वस सोप सॉल्यूशन में तो क्या होगा आपका जो आपका सोप एंड डर्ट जो है दैट कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। मान लिया ये जो आपका ये बीच में है दैट इज अ डर्ट और यू कैन से ग्रीस इज देयर और ऑयल इज देयर, तो इसके ऊपर क्या कर रहे हैं आपके सोप मॉलिक्यूल्स जो दे आर एक्टिंग ऑन दिस एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म दिस माइसल फॉर्मेशन, इज दैट क्लियर। सो आपका जो नॉन पोलर एंड है दैट इज इंटरेक्टिंग विद दिस वन, क्योंकि आपका ये क्या है दैट इज अ नॉन पोलर ही है आपका ये बेटा, दिस में बी योर ग्रीस मे बी योर ऑयल, इज दैट क्लियर, दैट इज ऑल्सो नॉन पोलर इन नेचर, तो नॉन पोलर के साथ इंटरेक्ट करेगा और आपका ये आपका जो हाइड्रोफिलिक एंड है दैट विल इंटरेक्ट विद द वाटर। So non-polar tail is attached to the oil or grease on the cloth and polar end is directed towards the water। So अब क्या करेंगे बेटा in this way each dirt particle जो है that is surrounded by the number of negatively charged carboxylate ion। जो आप क्या करेंगे negatively charged ions हैं यहां आपके, तो आपके ये क्या करेंगे बेटा they will interact, जब आपके interact करेंगे क्लियर, तो ये क्या करेंगे they will repel each other, तो similar charges will repel each other
तो उसकी वजह से क्या, जो आपकी ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम कमिंग टुगेदर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से करीब आने से ये इसको रोकेगा बेटा। क्लियर। नाउ जब हम क्या करेंगे, नाउ बाय एजिटेटिंग द क्लोथ इन वाटर दैट विल ब्रेक द डर्ट दैट इज ऑयल और ग्रीस इनटू फ्रैक्शंस बेटा, और अपॉन एजिटेशन दिस विल बी रिमूव्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द क्लोथ बेटा। सो दिस वे वी कैन क्लीन द cloth, and that is the cleansing action of the soap. Is that clear? Now next question is 214.2 gram of sugar syrup contains 34.2 gram of sugar. Calculate the mole fraction of sugar and molarity of the solution beta. This is very simple question beta. Now sugar is this much, amount of sugar is given to you, so amount of water we can find out. ठीक है, तो that will be your amount of sugar syrup minus amount of sugar, that will be equal to the amount of water molecule water बेटा. So अब हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं बेटा. क्लियर. लेट्स solve this question बेटा. So amount of the sugar syrup that is 214.2 grams. Amount of sugar आपको given है बेटा 34.2 ग्राम. So amount of water we can find out बेटा. So that is equal to amount of the sugar syrup minus amount of the sugar, and that is equal to your 180 grams बेटा. Is that clear? So now बेटा molecular mass of sugar that is C12H22O11 वो कितना है बेटा 342. molecular mass हम जब find out करेंगे that will be equal to your 342 बेटा. So number of moles of the sugar we can find out बेटा. वो कैसे, amount of the sugar upon molecular mass, तो 334.2 upon 342 that is equal to 0.1. So 0.1 मोल आके आपके शुगर के. Is that clear? So number of water molecules भी हम number of moles of water भी हम निकाल सकते हैं बेटा. So कैसे, amount of water upon molecular mass बेटा. So amount of water कितना निकाला था हमने बेटा 180 divided by 18 is the molecular mass of water is equal to 10. So mole fraction of sugar we can find out बेटा. mole fraction क्या रहता है बेटा आपका, number of moles of the sugar upon total moles of the solution, that is all sugar के moles और आपके water के moles कितने हैं उनका sum. तो NS divided by NS plus NW. So ये कितना आ गया बेटा 0.1 upon 10 plus 0.1, तो that is equal to 0.1 upon 10.1 बेटा, that is equal to 0.0099. So ये आ गया आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ द शुगर. इज दैट क्लियर? दिस इज द आंसर. नाउ बेटा मोलैरिटी, वी आर आस्क्ड मोलैलिटी बेटा. मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू, मोलैलिटी रहता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट बेटा. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द शुगर अपॉन अमाउंट ऑफ द शुगर बेटा इंटू 1000. सो नंबर ऑफ मोल्स शुगर के कितने हमारे पास 0.1 है अपॉन amount of the solvent beta 180 that is of water into 1000 that is equal to 10 upon 18 beta, that is equal to 0.55 molal small m. So this is the answer. So beta hope this is clear. Now beta next question जो है और part का, that is what is the difference between the physical and chemical adsorption. So बेटा यहाँ simple सा question पूछा है, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है. तो फिजिकल एडजॉर्प्शन मींस जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं बेटा एडजर्वेट मॉलिक्यूल्स के, दे आर हेल्ड बाय वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑन द सरफेस ऑफ द एडजर्वेंट. जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं एडजर्वेट के, दे आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द सरफेस ऑफ द एडजर्वेंट बेटा. मींस जो मॉलिक्यूल्स हैं एडजर्वेट और एडजर्वेंट के, दे आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग chemical forces of attraction बेटा. chemical forces means these are held by bonds. So बेटा जो अगर आपके weak van der Waals forces हैं physical adsorption में, तो आपकी heat of adsorption क्या होगी, लो रहेगी, that is of the order of 20 to 40 किलोजूल पर मोल. जबकि heat of adsorption जो है chemical adsorption में that is very very high, that is your 80 to 240 किलोजूल पर मोल बेटा. और बेटा जो आपकी physical adsorption है that occurs एट लो टेम्परेचर बेटा, जबकि आपकी केमिकल एडजॉर्प्शन जो है दैट अकर्स एट योर हाई टेम्परेचर. और बेटा एक और चीज जो आपकी लो टेम्परेचर पे
आपकी फिजिकल एब्जॉर्प्शन रहती है बेटा, लेकिन इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मीन्स विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर आपकी फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है बेटा आपकी क्या करती है, डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है दैट इज रिवर्सिबल इन नेचर, जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या है बेटा, दैट इज इरिवर्सिबल। ठीक है, और आपकी जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है दैट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स बेटा, जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन दैट फॉर्म्स ओनली सिंगल लेयर बेटा, दैट इज अ मोनोमॉलिक्यूलर लेयर इट इज गोइंग टू फॉर्म बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज define electrophoresis. Beta, that is simple definition is asked beta. Electrophoresis is nothing but that is the phenomenon of movement of the colloidal particles under the influence of electric field. Next question is, how will you prepare chlorobenzene from benzene and benzene diazoxide? Beta, these are very simple question asked. So benzene to chlorobenzene कैसे बेटा, तो यहां क्या करें आप, बेंजीन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ योर एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में हमने इसको ट्रीट किया बेटा, तो ये क्या दे रहा है आपका, दैट इज गिविंग यू दिस क्लोरोबेंजीन एंड HCl। इज दैट क्लियर? और सेकंड क्वेश्चन जो है बेटा आपका दैट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब हमने ट्रीट किया बेटा क्यूप्रस क्लोराइड के साथ इन HCl। Is that clear? So that is giving you chlorobenzene and nitrogen is evolved, and this is a Sand-Mears reaction बेटा। ये कौन सा रिएक्शन है, Sand-Mears रिएक्शन है। इसमें जो आपका क्लोरीन कौन सी आ रही, जो कॉपर के साथ, जो हैलोजन कौन सा ये हैलोआरिन बनाएगा बेटा, दैट विल डिपेंड अपॉन दिस कि ये क्यूप्रस हैलाइड कौन सा है। दिस इज अ क्लोरीन ओवर हियर, दिस क्लोरीन इज हियर, दिस क्लोरीन बेटा, नॉट दिस वन। इज दैट क्लियर? सो दिस विल गिव यू द क्लोराइड आयन एज अ बाय प्रोडक्ट। So hope students this was clear. Next is peptidization बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ऑलवेज आस्क्ड इन योर एग्जाम। पेप्टाइजेशन क्या बेटा, इट्स अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स इनटू द कोलाइडल फॉर्म्स बाय द एडिशन ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। मीन्स जब हमारे फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स हैं और उसमें क्या डाल देते हैं हम बेटा, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, तो वो क्या करता है, कोलाइडल फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देता है उन प्रेसिपिटेट्स को। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइजेशन। सो सिंपली द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स इनटू द कोलाइडल फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ अ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% complete in 10 minutes. Calculate the time for 70% completion of the reaction. ये बेटा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। सो लेट्स सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। बेटा जैसे आपने पहले देखा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है दैट इज गिवन बाय दिस रिलेशन K is equal to 2.303 upon T log of R0 upon R. R0 is the initial concentration, this is final concentration. ठीक है बेटा, अगर सपोज बेटा अगर हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन A है तो R क्या होगा बेटा, क्योंकि 20% कंप्लीट है ना, तो इनिशियल कंसंट्रेशन A है, 20% कंप्लीट है, तो A माइनस 20 अपॉन 20% कंप्लीट है, तो 20% कंप्लीट का मतलब क्या, 20 अपॉन 100 इंटू A। इज दैट क्लियर? सो दैट इज इक्वल टू योर ये 100A माइनस 20A अपॉन 100, सो दैट इज इक्वल टू 80A अपॉन 100। सो हियर R इज इक्वल टू 80A अपॉन 100, या यू कैन से 0.80A, लेकिन मैंने इसको 80A अपॉन 100 ही रखा है बेटा। सो और टाइम क्या दे रखा है बेटा, 10 मिनट्स में ये कंप्लीट हो रहा है 20%। सो नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ R0 एंड R ओवर हियर। सो R यहाँ हमारे पास A है बेटा, और R0 कितना है, 80A अपॉन 100 है, और T कितना है, 10 है। इसमें वैल्यूज हमने पुट की, तो जब हमने सॉल्व किया इसको हमारे पास क्या आ गया, 2.303 अपॉन 10 लॉग ऑफ 10 अपॉन 8 बेटा। जब लॉग ऑफ 10 अपॉन 8 को सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.0969 बेटा। लॉग 10 माइनस लॉग 8 दैट इज इक्वल टू 0.0969। तो इसको मल्टीप्लाई किया 2.303 अपॉन 10 को बेटा, जो यहाँ ऑलरेडी है, क्लियर। सो K इज इक्वल टू दिस वन, और दैट इज इक्वल टू 2.23 इंटू 10 माइनस K पर मिनट। तो बेटा अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है, इसका सेकंड पार्ट है इसी न्यूमेरिकल का, कैलकुलेट द टाइम फॉर 70% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन।
तो अब टाइम हमसे पूछा गया है, तो के हमारा आ गया बेटा, के की वैल्यू ये आ गई बेटा हमारी, इसको हम पुट करेंगे अब यहाँ। नाउ इफ आर नॉट इज इक्वल टू ए, आर क्या होगा, ए माइनस 70% कंप्लीट है ना, तो 70 ए अपॉन 100, तो दैट इज इक्वल टू 30 ए अपॉन 100। सो पुट दीज वैल्यूज ओवर हियर बेटा, तो टी क्या हो जाएगा 2.303, के हमने यहाँ भी फाइंड आउट किया था 2.23 इंटू 10⁻² बेटा, लॉग ऑफ योर ए अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन दैट इज आर, वो क्या है 30 ए अपॉन 100, तो ये क्या आ गया आपका बेटा, दैट इज 100 ए अपॉन 30 ए, तो ए कैंसिल, 0 कैंसिल, तो log 10 अपॉन 3 दैट इज देयर, सो दिस इज देयर। और इसको हमने कैलकुलेट किया तो बेटा log 10 माइनस log 3 कितना आ जाएगा हमारे पास 0.5228, इज दे क्लियर। सो इसको सॉल्व करके हमारे पास टाइम जो आ गया बेटा दैट इज इक्वल टू 54 मिनट्स। होप स्टूडेंट्स दिस वाज क्लियर। नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत ही आसान है बेटा, कंप्लीट द रिएक्शन सिल्वर एसीटेट जो है दैट इज गोइंग टू रिएक्ट विद योर ब्रोमीन, दिस इज बेटा हंस डाइकर रिएक्शन, और ये क्या है दैट विल गिव यू दिस CH3COAG plus Br that in this CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये होगा बेटा, तो और ये क्या दे देगा CH3Br, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड ये लूज कर देगा बेटा, और आपका AgBr विल बी योर बाय प्रोडक्ट। सो दिस रिएक्शन इज बोरोडाइन हंस डाइकर रिएक्शन। सो बेटा अगर आप यहाँ देखें तो दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड अप टू स्टेप डाउन द रिएक्शन, मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसने डिक्रीज कर दिया, एक कार्बन आपका इसने डिक्रीज कर दिया। सो हेलो अल्केन जो बन रहा है उसमें क्या है, एक कार्बन लेस है एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर दिस कार्बोक्स, जो आपका कार्बोक्सिलिक आयन से सिल्वर एसीटेट से एक कम है बेटा इसमें, इज दैट क्लियर। सो दिस इज बोरोडाइन हंस डाइकर रिएक्शन, और यू कैन से हंस डाइकर रिएक्शन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा गिव द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी के बेटा काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है बेटा दैट इज नथिंग, ऑर्डर एक्चुअली होता क्या है, दैट इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन और रेट लॉ इक्वेशन में जो आपकी जो भी पावर्स रहती हैं उनका जो सम है दैट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी बेटा दैट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच undergo simultaneous collision in the elementary or simple reaction। और बेटा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है दैट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, वेयर एज मॉलिक्यूलरिटी जो दैट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट बेटा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है दैट कैन बी जीरो, जबकि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी जीरो बेटा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल बेटा, जबकि मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगी, दैट विल बी अ सिंपल होल नंबर वैल्यू बेटा, दैट मे बी 1 2 3, इज देख ले, इवन इट कैन नॉट बी जीरो बेटा। सो देन नेक्स्ट पार्ट जो है इसका दैट इज व्हाट इज लिगेंड बेटा। लिगेंड इज नथिंग बट दैट इज द आयन और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, विच कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल मेटल आयन और सेंट्रल मेटल एटम, दैट इज कॉल्ड योर लिगेंड बेटा। दो दैट कैन बी योर यूनिडेंटेड, कैन बी बाइडेंटेड, और यू कैन से कैन बी योर पॉलीडेंटेड, इज दैट क्लियर। चलिए ये एक नंबर का क्वेश्चन है तो ज्यादा मैं बात नहीं कर रहा इस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन with reactions the working of acid lead acid storage cell, that is a lead storage cell or lead storage battery beta। this is very important question, always last exam beta। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करते हैं बेटा जस्ट गो टू एनोड, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, देन इलेक्ट्रोलाइट क्या है, देन योर रिएक्शंस, देन सिंपली यू कैन डू दैट। सो बेटा लेड स्टोरेज सेल में जो आपका एनोड है दैट इज अ लेड डिपॉजिटेड विद योर स्पॉन्जी लेड, कैथोड जो है आपका ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड बेटा, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है 38% सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा। तो एनोड पे जो रिएक्शन होगा, एनोड पे आपको पता होना चाहिए बेटा कि ऑक्सीडेशन होती है हमेशा, तो लेड में जो एनोड पे जो रिएक्शन होगा लेड क्या देगा, लेड 2 पॉजिटिव आयन देगा और 2 इलेक्ट्रॉन इट इज गोइंग टू लूज, और ये जो लेड 2 पॉजिटिव है सॉल्यूशन में जाएंगे, और सॉल्यूशन में आपका क्या है सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या दे रहा है आपका सल्फेट आयंस दे रहा है, तो सल्फेट आयंस इसके साथ प्रेसिपिटेट कर रहे हैं बेटा, दैट इज गोइंग टू गिव यू लेड सल्फेट PbSO4। तो इन दोनों को मैं ज्वाइन करूं बेटा तो ये क्या दे देगा Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव इज गिविंग यू PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेट्स से दिस ऑफ फर्स्ट रिएक्शन। तो बेटा कैथोड पे क्या होगा PbO2 इज देयर, दैट इज गोइंग टू गिव यू PbSO4, इज दैट क्लियर। सो PbO2 इज गिविंग यू PbSO4, तो मीन्स यहाँ Pb की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज ऑफ +4 बेटा, यहाँ क्या है +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ ऐड कर देते हैं इसमें, इज दैट क्लियर।
और ये सल्फेट यहाँ ऑलरेडी है, तो दैट इज PbSO4 ये दे रहा है. नाउ वी हैव टू बैलेंस द चार्ज बेटा. तो यहाँ 2 नेगेटिव, यहाँ 2 नेगेटिव बेटा, तो ये 4 नेगेटिव हो गया और यहाँ आपका 0 है, तो 4 नेगेटिव में मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड 4 पॉजिटिव. सो न्यूट्रल हो गया इस साइड भी, इस साइड भी. तो अब क्या हो गया, चार्ज न्यूट्रल हो गया इस साइड, रिएक्टेंट साइड. तो अब क्या है, हमें बैलेंस करना है बेटा हाइड्रोजन को. तो हाइड्रोजन यहाँ 4 हैं, तो यहाँ अगर यहाँ 2 अभी यहाँ ना देखें बेटा, तो यहाँ 2 हैं, तो 2 2 4 2, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग द 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ओवर हियर. तो बेटा अगर आप देखें अब ऑक्सीजन एटम्स भी आपके बैलेंस हो चुके हैं, 2 2 4 6 और इसको 4 एंड 2 6 बेटा, और हाइड्रोजन भी बैलेंस है. सो नाउ दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन बेटा. सो PbO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव बेटा इज गिविंग यू PbSO4 प्लस 2H2O. नाउ बेटा दिस इज सेकंड रिएक्शन बेटा. अब नाउ एडिंग दिस 1 and 2 बेटा. सो बेटा जब हमने इसको ऐड किया तो क्या दे दिया इसने, PB रिएक्टेंट साइड PB, देन PbO2 रिएक्टेंट साइड, देन ये SO4 2 हो गए बेटा, 4H पॉजिटिव हो गया, तो 2H2SO4 हो गया ये बेटा इन टोटल. दैट इज गिविंग यू PbSO4, तो 2 PbSO4 प्लस 2H2O. रिएक्टेंट साइड है ये प्रोडक्टेंट साइड है बेटा, दे गॉट कैंसल्ड. इस देख ले. सो इलेक्ट्रॉन्स आई एम नॉट गोइंग टू राइट. सो दिस ओवरऑल रिएक्शन. तो बेटा अगर यहाँ ओवरऑल रिएक्शन में देखें तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन यू आर यूजिंग दिस लैट स्टोरेज सेल बेटा, तो क्या हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो रहा है, तो इसका मतलब डेंसिटी ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड इज गोइंग टू डिक्रीज. व्हेन द डेंसिटी ऑफ दिस सल्फ्यूरिक एसिड फॉल्स बेटा, so we have to charge the battery. Is that clear? In this battery H2SO4 is used up. When density of the H2SO4 falls, it needs recharging. Hope students this is clear. This was very simple and very easy and important question beta. जिसका जो और पार्ट है बेटा, दैट इज व्हाट इज फ्यूल सेल, डिस्कस हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल. बेटा फ्यूल सेल हमेशा याद रखें, फ्यूल सेल्स वो सेल्स होती हैं या वो सेल्स रहती हैं या ऐसी डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ द फ्यूल विच इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर कंबस्शन इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मतलब कोई भी फ्यूल कंबस्शन पे जो एनर्जी दे रहा है बेटा, उस एनर्जी को कन्वर्ट करना है आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ऐसी डिवाइस क्या कहलाएगी, आपकी फ्यूल सेल. बेटा पहली जो फ्यूल सेल थी हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, विच वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम बेटा. दिस क्वेश्चन इज समटाइम आस्क्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस बेटा. तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो है दैट वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम बेटा. सो बेटा नाउ दिस इज द construction of your this fuel cell beta. These are the 2 graphite electrode, you can say porous carbon electrodes are there. Is they clear? In which your catalyst of platinum metal, silver metal, or you can say cobalt oxide is embedded in this one beta, in these electrodes. Is they clear? So beta hydrogen, जिस साइड से आपका हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू दिस इलेक्ट्रोड बेटा, दैट इज योर एनोड. और जिस साइड से जिस कार्बन इलेक्ट्रोड के थ्रू बेटा आपकी ऑक्सीजन हम बबल करते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं आपका कैथोड. इज देयर, इज दे क्लियर? और आपका इलेक्ट्रोलाइट जो है यहाँ दैट इज KOH. सो बेटा एनोड इज द पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड थ्रू विच हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड, दैट इज एनोड. इज दे क्लियर? कैथोड इज द पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड थ्रू विच ऑक्सीजन गैस इज बबल्ड. और इलेक्ट्रोलाइट जैसे मैंने कहा यहाँ ऊपर KOH लिखा है बेटा हमने, लेकिन दिस कैन बी योर NaOH एज वेल. सो रिएक्शन जो होंगे एनोड पे वो क्या रहेगा, हाइड्रोजन इज गिविंग यू वाटर. इज दे क्लियर? तो बेटा हाइड्रोजन यहाँ 0 है, यहाँ +1 है ऑक्सीडेशन स्टेट. तो चलिए बैलेंसिंग आई थिंक मैंने अलग उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल मैंने अलग वीडियो बना रखा, उसको देखें बेटा. तो बेटर है मैं यहाँ रिएक्शन ही ध्यान दूँ, रिएक्शन पे ही कंसंट्रेट करूँ रादर देन द बैलेंसिंग. तो बेटा जो फ्यूल हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का मेरा एक अलग वीडियो, उसको देखें बेटा, उससे आपको बैलेंसिंग भी क्लियर हो जाएगी. तो हाइड्रोजन प्लस 2 OH नेगेटिव इज गिविंग यू 2H2O बेटा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. और आपका देन कैथोड पे जो होगा बेटा, कैथोड पे रिडक्शन होती है तो ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स गिविंग यू 4 OH नेगेटिव बेटा. इज दे क्लियर? सो बेटा यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन यहाँ 2 दे रहा है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस. सो इसको 2 से पूरे रिएक्शन को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 2H2 आ गया, 4 OH नेगेटिव आ गया, 2 की जगह 4H2O आ गया और 2 की जगह 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. सो एड 1 and 2 वी विल गेट योर 2H2 प्लस O2 इज गिविंग यू 2H2O. क्योंकि OH 4 नेगेटिव है यहाँ बेटा, 4 OH नेगेटिव है,
कैंसलिंग 4 OH नेगेटिव, और 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है, ये प्रोडक्ट साइड, दे विल कैंसिल ईच अदर, सो बी विल बी लेफ्ट विद 2H2 प्लस O2 इज गिविंग यू 2H2O बेटा. सो और ये आपकी जो फ्यूल सेल्स हैं दे वर्क एंडलेसली बेटा, एज लॉन्ग एज विल फीड द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन थ्रू दीज पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड बेटा, तब तक ये काम करती रहेंगी बेटा. तो मीन्स वी कैन से दे वर्क एंडलेसली एज लॉन्ग एज वी आर फीडिंग द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन थ्रू दीज इलेक्ट्रोड्स. होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द सैंडमियर्स रिएक्शन. नाउ बेटा सैंडमियर रिएक्शन जो है, पहले भी मैंने क्या कहा कि आपका दिस बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड इज रिएक्टिंग विद योर क्यूप्रस क्लोराइड इन HCl बेटा. HCl तो ये क्या दे रहा है, क्लोरो बेंजीन दे रहा है और नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड. नाउ नेक्स्ट इज ऑफ फिंकलस्टीन रिएक्शन बेटा. यू नो बेटा फिंकलस्टीन रिएक्शन दैट इज योर क्लोरोइथेन इज रिएक्टिंग विद योर सोडियम आयोडाइड सोडियम आयोडाइड के साथ ही रिएक्ट कर रहा है इन एसीटोन बेटा. ये क्या दे रहा है, आइडोइथेन दे रहा है और NaCl. यू नो दिस इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बेटा. तो यहाँ क्या हैलोजन ही एक्सचेंज हो रहा है. I is going to replace your Cl beta. Is that clear? So similarly here this bromoethane is reacting with your sodium iodide beta in acetone is giving you iodoethane and NaBr. That is a Finkelstein reaction. Now next is your give the IUPAC name of the secondary butyl alcohol beta. Now secondary butyl alcohol is nothing but that is this is CH3CH, this is secondary carbon, this carbon is attached to one carbon, this one carbon, this one secondary. So चार हैं तो butyl, so secondary butyl alcohol, so that is nothing but your 1 2 3 4 butanol, या फिर 1 2 3 4 but plus ane plus 2-ol, so that is nothing but that is your ब्यूटान 2-ol बेटा, क्योंकि ई रिमूव हो जाएगा, ब्यूटान 2-ol, और यू कैन से 2-butanol और 2-butanol. होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज now next question is attempt any 5 beta 27th question which will carry you 1 mark beta. So explain why lanthanum hydroxide is more basic than lutetium hydroxide. बेटा इसमें काफ़ी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. lanthanum hydroxide is more basic than lutetium hydroxide. बेटा जो बेसिस होते हैं, बेसिक नेचर कब रहेगी इनकी ज़्यादा, जितनी ईजिली ये OH नेगेटिव आयन देगा उतना ही ज़्यादा बेसिक रहेगा. और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बॉन्ड लेंथ बिटवीन द La एंड O के बीच में. जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्डेशन एनर्जी उतनी कम होगी, उतना ईजिली आपका OH नेगेटिव आयन देगा. दैट्स वाई बेटा LaOH3 इज मोर बेसिक देन योर LuOH थ्राइस बेटा. सो lanthanum hydroxide is more basic than lutetium hydroxide as it can easily give OH negative ion because LaOH bond length is larger as compared to lutetium hydroxide. ये जो आपकी bond length है, this is smaller as compared to that of this one. Is that clear? And lanthanum hydroxide bond जो है that can be easily broken beta as compared to that of your lutetium hydroxide. Hence lanthanum hydroxide is more basic than as compared to the lutetium hydroxide. Next is बेटा why do the transition elements form alloys? बेटा जो आपके transition elements हैं उनके जो atoms हैं different elements के, they are your having comparable sized atom बेटा, ठीक है. और एक एटम जो है दूसरे एटम को easily substitute कर सकता है बेटा from the other metals in their lattices बेटा. जब हम कूल करते हैं मिक्सचर को ऑफ द मिक्सचर सॉल्यूशन को ऑफ द 2 और मोर ट्रांजिशन मेटल्स को बेटा, तो आपके सॉलिड अलॉयज दे आर जनरली फॉर्म्ड. इज दे क्लियर? सो बेटा इसका जो आंसर कैसे लिखेंगे हम, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म अलॉयज बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव कंपेरेबल sized atoms. The atoms of one metal can easily substitute the atom of the other metals in their lattices. When we cool the mixture solution of the 2 or more transition metals beta, solid alloys are generally formed. Now next question is zinc, cadmium, mercury are D block elements but not considered as transition elements. Why? बेटा
जो आपके जिंक, कैडमियम और मर्करी हैं, दीज आर योर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, लेकिन इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं मानते क्योंकि इनके जो आपके दे हैव फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन एलिमेंट्री फॉर्म बेटा और इन द कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जो भी आपके सॉल्ट्स हैं, इसके जिंक के हैं, कैडमियम के, मर्करी के हैं, बेसिकली इनके जो आयंस हैं दे आर हैविंग योर फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। जबकि आपके क्या होना चाहिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स बेटा। लेकिन इनके जो आपके डी ऑर्बिटल्स हैं इन एलिमेंट्री फॉर्म और यू कैन से आयनिक फॉर्म बेटा, they are not partially filled but they are completely filled, that's why they are not considered as the transition elements. So beta यहाँ क्या लिखा है, जिंक, कैडमियम, मर्करी are the d block elements but are not considered as transition elements because they have fully filled d orbitals in elementary form or in their commonly occurring oxidation states. और जो आपका जनरल फॉर्मूला है इनका बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, दैट इज जो आपका जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, दैट इज n-1 d1 to 10 ns 1 to 2 बेटा। नाउ नेक्स्ट इज डेल्टाज आर फॉर्म्ड वेयर रिवर मीट सी बेटा, व्हाई? बेटा जो आपका रिवर वाटर है दैट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ द क्ले और दे आर हैविंग सम चार्ज। सो सी वाटर, नाउ जो सी वाटर आपको पता है बेटा दैट इज हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, क्लियर। और जब आपका ये रिवर वाटर जो है सी वाटर में मिलता है बेटा, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सी वाटर में वो क्या करते हैं, कोआगुलेट कर देते हैं इन कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ द क्ले के, इस देख ले, जिसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा, आपकी डिपोजिशन हो जाती है, ठीक है, क्ले की, एंड दैट फॉर्म्स योर डेल्टा, इस देख ले। सो द आंसर कैन बी रिटन लाइक river water is a colloidal solution of the clay. Sea water contains different electrolytes. When river water meets the sea water, the electrolyte present in the sea water coagulate the colloidal solution of the clay, resulting in its deposition with the formation of the delta beta. Now next question is state the Kohl-Rosch law. Beta this is very simple. Kohl-Rosch law क्या बोलता है बेटा, ये कहता है कि बेटा कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब आपकी डिसोसिएशन कंप्लीट होती है बेटा, हर एक आयन का एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन रहता है टू द टोटल मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, दैट इज अ सिंपल कोल-रॉश लॉ। सो कैसे लिखेंगे बेटा हम, कोल-रॉश लॉ स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीट ईच आयन मेक्स सम डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टू द टोटल मोलर कंडक्टेंस। तो हर एक आयन का एक डेफिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा टू द टोटल मोलर कंडक्टेंस बेटा, दैट इज अ कोल-रॉश लॉ। देन व्हाट आर द प्राइमरी सेल्स बेटा, ऐसी सेल्स बेटा विच कैन नॉट बी रिचार्ज्ड, विच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, एंड एग्जांपल इज ड्राई सेल। सो बेटा प्राइमरी सेल आर दो सेल्स विच कैन नॉट बी चार्ज्ड, दे आर फॉर वन टाइम यूज ओनली, एंड एग्जांपल इज अ ड्राई सेल। देन डिफाइन कोएगुलेशन बेटा, दिस इज अगेन सिंपल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। कोएगुलेशन जो है बेटा, that is the phenomenon of precipitation of the colloidal solution by the addition of the excess of an electrolyte is called coagulation or flocculation. बेटा हमारे पास क्या है, let's say we are having some colloidal solution, जब हमने उसके क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट डाला और इलेक्ट्रोलाइट डालने की वजह से उसकी क्या होगी, प्रेसिपिटेशन हो गई बेटा, उसी को हम क्या कहेंगे, coagulation. So we can say coagulation is the phenomenon of precipitation of the colloidal solution by the addition of excess of an electrolyte is called coagulation, or you can say flocculation. Next question is 28th beta, attempt any 5, लेकिन we have to discuss all beta. Oxygen is a gas whereas sulfur is solid. Why? Okay बेटा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में बेटा। ऑक्सीजन जो बेटा दैट इज अ गैस, क्यों? बिकॉज जो ऑक्सीजन है दैट एग्जिस्ट एज अ स्टेबल डायटोमिक मॉलिक्यूल, जबकि जो आपका सल्फर है दैट एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एज S8 एटम्स बेटा, S8 मॉलिक्यूल्स बेटा, एंड हैव पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। और दूसरा बेटा ऑक्सीजन एटम जो है दैट हैज गुड टेंडेंसी टू फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग
O double bond O bonds बेटा, जबकि then the O bonds बेटा, O single bond O बेटा. On the other hand, sulfur double bonds are not very strong, जबकि आपका जो आपके sulfur double bonds हैं, they are not very strong. That's why जो आपका ऑक्सीजन है बेटा, that is gas, whereas sulfur is a solid. Now बेटा, next question is zinc salts are white while copper 2 positive salts are blue, and why? इसमें सिंपल सा आंसर रहता है बेटा, जिसमें ऐसे कंपाउंड्स जिनमें क्या रहती है, डीडी ट्रांजिशन रहती है, जिनके डीडी ट्रांजिशन रहती है बेटा, वो क्या होंगे, दे विल बी कलर्ड, और जिसमें नहीं रहेगी दे आर योर कलरलेस. और डीडी ट्रांजिशन कब होगी, जब आपके पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होंगे. तो बेटा जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो भी आपके कंपाउंड्स हैं, दे आर जनरली कलर्ड. क्यों? क्योंकि उनमें आपके पार्शियल डी ऑर्बिटल रहते हैं. तो बेटा जैसे जिंक 2 पॉजिटिव सॉल्ट्स हैं, दे आर व्हाइट. क्यों व्हाइट हैं? क्योंकि जो जिंक 2 पॉजिटिव है बेटा, इसमें जो डी ऑर्बिटल हैं इसके, दे आर फुली फिल्ड. इस देख ले, जिंक 2 पॉजिटिव आयंस हैव फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स एंड डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल. जबकि आपका कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्ट्स जो हैं, दे आर ब्लू, बिकॉज क्योंकि आपके कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो हैं, दे आर हैविंग पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स बेटा, एंड डी ट्रांजिशन इज पॉसिबल. दैट्स व्हाई दे आर योर कलर्ड बेटा. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन PCl5 इज हीटेड? सिंपल क्वेश्चन है बेटा. अपॉन हीटिंग ये क्या देगा, PCl3 देगा, और क्लोरीन गैस विल बी इवॉल्व. So beta, PCl5 upon heating is giving you PCl3 and Cl2 beta. So we can say on heating PCl5 जो that sublimes and decomposes on strong heating beta. Now next question is, what are interhalogens? So beta interhalogen नाम ही बता रहा है, halogens के compounds हैं बेटा. तो interhalogen compounds are the compounds of halogens beta. These are XX prime, XX3 prime beta, XX5 prime and then XX7 prime beta. और जबकि जहां X प्राइम क्या है, दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस बेटा. तो इंटर हैलोजेंस आर मोर रिएक्टिव बेटा एज कंपेयर टू द हैलोजेंस ड्यू टू द पोलर नेचर. क्योंकि आपके जो इंटर हैलोजेंस दे आर पोलर इन नेचर एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर हैलोजेंस, दे आर योर नॉन पोलर इन नेचर. सो 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो इतना काफी है बेटा इसके लिए. सो नेम द 2 पॉइजनस गैसेस विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरीन बेटा. दिस इज फॉस्जीन और यू कैन से मस्टर्ड गैस बेटा. सो मस्टर्ड गैस is nothing but that is Cl CH2 CH2 S CH2 CH2 Cl beta. That is this is 2-chloroethyl. This is also 2-chloroethyl and this was sulfide beta. So दो हैं ये, तो bis 2-chloroethyl sulfide, दैट इज मस्टर्ड गैस. इसको बेटा याद कर लें, इसका नाम भी याद करें, फॉर्मूला भी लर्न करें, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. फॉस्जीन बेटा, दैट इज COCl2, कार्बोनाइल डाइक्लोराइड इज देयर. और फॉस्जीन गैस जो है बेटा क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से बनती है बेटा. दैट इज अगेन योर पॉइजनस गैस बेटा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई N2 इज पार्टिकुलरली लेस रिएक्टिव बेटा. सिंपल क्वेश्चन है बेटा. सो इट्स लेस रिएक्टिव बिकॉज नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म द p-pi बॉन्ड बेटा, मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ. आपको पता है बेटा नाइट्रोजन गैस में आपका NN के बीच में जो आपका बॉन्ड्स हैं वो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड्स इज देयर एंड ट्रिपल बॉन्ड N इज देयर. ठीक है, एंड दैट इज नॉन पोलर इन नेचर. और इसी ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से इसकी क्या रहती है बेटा, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी रहती है बेटा. इज दैट क्लियर? जो आपकी बॉन्ड एंथैल्पी रहेगी बहुत ज़्यादा रहेगी, या फिर डिसोसिएशन एंथैल्पी बात कर लें बेटा अगर हम, वो भी ज़्यादा रहेगी. दैट्स व्हाई इट इज लेस रिएक्टिव. सो बेटा जब इसका आंसर लिखेंगे हम, तो नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव बिकॉज N हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p-pi multiple bonds with itself. Therefore, it has triple bond between the 2 nitrogen atoms and is non-polar. Due to the triple bond, it has high bond enthalpy. और इसी high bond enthalpy की वजह से बेटा, so it is less reactive. Hope students this is clear. So this was all about this first term assessment beta. Hope you have enjoyed. And in case of any problem, you can call me, you can comment in the comment section beta. So hope you have enjoyed today's lecture. काफ़ी बड़ा था बेटा, क्योंकि इसमें और पोर्शन भी मुझे करना पड़ा. क्लियर, काफ़ी फास्टली किया. होप यू हैव enjoyed.
1 घंटा 25 मिनट्स अभी तक हो चुके हैं. चलिए एनी हाउ, सो बेटा नाउ लेट्स सी हाउ वी हैव अटेम्प्टेड दिस पेपर. क्वेश्चन 1 से चलते हैं हम. सारा पेपर मैं स्क्रॉल करूंगा बेटा, so that you can write if you have not written. So I'm scrolling. This is first question.